अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बायोकेमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूट्रिशन का भी पार्ट हम उसको ले सकते हैं और हम उसको अपनी मिनरल्स का भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास है आयोडीन। आयोडीन के बारे में बात करेंगे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, आयोडीन प्रोड्यूस कैसे होता है और इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर किसी चाइल्ड में होती है, अगर वो न्यू बॉर्न है, तो उसके अंदर हम क्रिटिनिज़म देखेंगे। हमें उसके अंदर क्रिटिनिज़म की डिजीज़ नज़र आएगी। व्हाट डज़ क्रिटिनिज़म मीन्स, मतलब उसके अंदर हमें माइक्रोसिफिली होगी, उस बच्चे को माइक्रोसिफिली होगी। माइक्रोसिफिली, माइक्रो का मतलब जो है वो छोटा, यानी सिफिली उसका ब्रेन, उसका जो सर का साइज़ है, उसका ब्रेन का साइज़ जो है वो छोटा रह जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और आपको कैसे पता लगता है आयोडीन का लेवल ज़्यादा हो गया, तो आप उस टाइम उसका जो मोस्ट कॉमन डिटेक्टर है, उसका मोस्ट कॉमन डिटेक्टर TSH है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आप बॉडी में TSH हार्मोन का लेवल चेक करेंगे। अगर तो वो बॉडी में ज़्यादा, इसका मतलब आयोडीन जो है वो हमें सबसे पहले बता देता है कि बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, उसके बाद है अब ये जो बच्चा जिसको माइक्रोसिफिली हुआ है, इसके अंदर और क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। इसकी इंटेलिजेंस जो है, यानी सोचने की सलाहियत जो है वो कम होगी हमारे पास। ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, कम होगी लेकिन। और उसके अंदर मोटर फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास जो है मोटर फंक्शंस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि मोटर फंक्शंस क्या होते हैं कि बोलना देर से शुरू करेगा। अब मोटर जो नर्व्स हैं वो आके सिग्नल देंगी, देन ही एक बच्चा जो है वो बोलना शुरू करेगा और वो चलना शुरू करेगा। वो जो है, अगर आप उसको आवाज़ लगाएंगे तो उसको स्टिमुलस का पता लगेगा कि आपने उसको आवाज़ दी, तो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये मोटर फंक्शन होते हैं, तो उसके अंदर मौजूद मोटर फंक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगे। तो यानी इसका मतलब है वो खेलना, चलना, बोलना देर से शुरू करेगा। ठीक है, ये चीज़ें वो देर से शुरू करेगा। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो हमने चीज़ें भी कही है ना, ये माइलस्टोन्स होते हैं। क्या मतलब माइलस्टोन्स का, यानी अगर आपको माइलस्टोन्स का बताऊँ तो इनको हम डेवलपमेंटल अडेप्टेशंस भी कहते हैं। यानी जब एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, खेलना शुरू करता है। तो इसलिए जब वो ये चीज़ें नहीं कर रहा है या वो देर से कर रहा है, तो हमें पता लग गया कि इसके जो माइलस्टोन है, इसकी जो डेवलपमेंटल अडेप्टेशंस हैं वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो गई हैं। और वो क्यों हुई हैं? क्योंकि उसके अंदर जो मौजूद मोटर फंक्शंस हैं वो जो हैं अब नहीं ज़्यादा काम कर रहे। अब हमने कहा कि जो इनर ईयर हमारा होता है ना, जैसे हमने कहा कि अगर हम उसको आवाज़ देते हैं तो वो हमारी तरफ इतनी जल्दी नहीं आ रहा, उसके मोटर फंक्शंस प्रोलॉन्ग है। तो वो क्यों है? क्योंकि उसके इनर ईयर में जो हमारे पास नर्व होती है, इनर ईयर में नर्व है, जब वो नर्व स्टिमुलेट होगी तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगी, वो नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजेगी। ठीक है, और फिर बच्चे को पता लगेगा कि हाँ, मुझे किसी ने आवाज़ दी है, ये मेरा किसी ने नाम लिया या मुझे बुलाया है। बट वो नर्व अगर नहीं देर से स्टिमुलेट होती है तो इसका मतलब है प्रोलॉन्ग मोटर फंक्शंस है, और वो बच्चा भी उसको जो है वो जल्दी वो नहीं बोलेगा या आपकी तरफ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास जो 8 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो तो अभी सिटिंग पोजीशन में, यानी वो तो बैठते ही हैं, वो खड़े नहीं हो पाते। लेकिन जैसे बच्चा 9 साल का होता है तो वो चलना शुरू कर देता है, क्रॉलिंग शुरू कर देता है। तो अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ये मोटर फंक्शंस जो हैं वो प्रोलॉन्ग्ड हो गए हैं। उसके अंदर, बच्चे के अंदर जिसके अंदर आयोडीन की कमी है, उसको स्पीच डिफेक्ट होगा। यानी उसके अंदर उसको स्पीच डिफेक्ट से क्या मुराद है कि ना वो सही तरह बोल पा रहा है, ना ही वो सही तरह सुन पा रहा है। ठीक है, अब सुन क्यों नहीं पा रहा, मैं आपको इसकी रीज़न बता देती हूँ। उसमें क्या है, देखिए हमारे ईयर में, हमारा जो इनर ईयर है उसमें हमारे पास एक लोब होती है, एक रीजन होता है टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल स्पेलिंग देख लीजिएगा आप। टेम्पोरल जो है वो हमारे पास, अब वो क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास जो टेम्पोरल एरिया है वहाँ पे एक हमारे पास कुछ छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं ब्रॉड मेन एरिया। यानी ये वो मेन एरिया है जो कि जहाँ पे सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं और हमें सुनाई देता है। तो वो बच्चा जो है वो नहीं सही तरह सुन सकता है और ना ही सही तरह बोल सकता है। इसलिए मतलब इसके अंदर स्पीच डिफेक्ट है, ना वो बोल पा रहा है ना वो सुन पा रहा है। क्योंकि अगर वो कुछ सुनेगा तो वही उसका रिप्लाई करेगा ना, लेकिन उसका इनर ईयर के अंदर जो टेम्पोरल रीजन है, उसका जो ब्रॉड में रीजन है जिसने सिग्नल्स देने हैं ब्रेन को फर्दर, वही नहीं काम कर रहा, तो वो ना सुन सकेगा ना ही वो बोल सकेगा। ठीक है,
फिर वो हम देखते हैं बच्चों के अंदर हमें फोकस नहीं होता, मतलब उनकी आंखें, हम कहते हैं कि उनकी आईज़ जो हैं वो टेढ़ी हो रही हैं, उसके अंदर भी आयोडीन की कमी है। फिर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, एक हमें अपर यहाँ लिख लेती हूँ और लोअर यहाँ। हमारे पास दो तरह के पैरालिसिस होते हैं, ठीक है। अगर अपर रीजन का पैरालिसिस होता है तो वो मेनली ब्रेन की वजह से होता है, और उसके अंदर जो पैरालिसिस होता है हम उसको कहते हैं स्पैस्टिक पैरालिसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। स्पैस्टिक पैरालिसिस, स्पैस्टिक पैरालिसिस में क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, ठीक है। अपर रीजन का जब पैरालिसिस होगा तो बॉडी अकड़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो लोअर रीजन। लोअर रीजन का जो हमारे पास ज़्यादातर पैरालिसिस होता है वो ड्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड में होने वाले पैरालिसिस को हम कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। और फ्लैसिड पैरालिसिस में क्या होता है कि बॉडी अकड़ेगी नहीं। पहले यहाँ पे बॉडी जो थी अपर वाले में बॉडी अकड़ जाती थी, लेकिन इस स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होने वाले पैरालिसिस में बॉडी अकड़ेगी नहीं, बल्कि बॉडी के अंदर हमें कोई मूवमेंट शो नहीं होगी, वो फ्लेक्सिबल ही होगी, बट इज़ नो मूवमेंट, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद रखना दोनों में कि बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल। इसमें बॉडी फ्लेक्सिबल है और इसमें बॉडी जो है वो स्टिफ है। बॉडी स्टिफ इन अपर पैरालिसिस, अपर रीजन जो कि ब्रेन की वजह से है उसको स्पैस्टिक कहते हैं, और लोअर जो है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जिसको हम फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। उसके बाद है जो हमारे पास आयोडीन के डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास एंडेमिक क्रेटिनिज्म होता है। मैंने आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि क्रेटिनिज्म में क्या है, वो माइक्रोसेफेली की कंडीशंस हैं, वो सारा है। लेकिन इसमें एंडेमिक का वर्ड जो मैंने यूज़ किया तो इसका मतलब है कि वो एक पार्टिकुलर डिजीज़ जो कि पूरा ईयर आपके स्पेसिफिक रीजन में, एक ख़ास इलाके के लोगों में पूरा साल परसिस्ट करती है, वो जो है उसमें है। जैसे मरीन अरान का गान के एरियाज़ में ये एपिडेमिक है, ठीक है, वहाँ पे सारा साल एग्जिस्ट कर रही होती है, एंडेमिक है। उसके बाद है अगर क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी के 20th वीक के बारे तक बच्चा जो है अगर वो उसकी डेथ होती है तो हम उसे अबॉर्शन कहते हैं। दोबारा बात सुन लें, अगर 20th वीक तक अगर बच्चे की डेथ होती है तो हम उसको अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेथ जो है वो 20th वीक के बाद होती है, आफ्टर 20 वीक, देन उसको अबॉर्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है तो ये भी जो है वहाँ पे अबॉर्शन, वो भी आयोडीन की डेफिशिएंसी ऐसे भी हो सकती है। फिर स्टिल बर्थ की बात करें, स्टिल बर्थ दो तरह की हमारे पास है। स्टिल बर्थ में ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी के 28th वीक के बाद अगर बच्चे की डेथ होती है तो हम उसे कहते हैं कि स्टिल बर्थ, क्योंकि अगर वो एक डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग बन चुका है, अब उसकी अगर डेथ होती है तो हम स्टिल बर्थ कहते हैं। या फिर अगर बच्चा पैदा हुआ है, बॉर्न, ठीक है, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, और पैदा होने के 7 दिनों के बाद, आफ्टर 7 डेज या 1 वीक, ठीक है, अगर उसकी डेथ होती है आफ्टर 1 डे, आफ्टर 7 डेज और 1 वीक, तो उसको भी हम स्टिल बर्थ ही कहेंगे। दोबारा बता देती हूँ, स्टिल बर्थ 28th वीक के बाद अगर डेथ हो या 7 डेज़, पैदा होने के 7 डेज़ के बाद डेथ हो, तो उसे दोनों कंडीशंस को स्टिल बर्थ कहते हैं, और ये भी हमारे पास ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी है। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कंजेनिटल एनोमलीज़ की। उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। कंजेनिटल जिसको हम कहते हैं बाय बर्थ, कंजेनिटल में क्या है हमारे पास, अगर तो ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ होती है, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी अगर डेथ हो पर्सन की तो हम उसे कहते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी, ठीक है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी आपको पता है, नेटल जो है हम उसको न्यू बॉर्न इन्फेंट को भी कहते हैं। तो अगर उसमें उसके बाद डेथ होती है तो उसमें हमारे पास आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हुई है रीज़न ये। और नियोनेटल क्रेटिनिज्म, अब हम क्रेटिनिज्म को बार बार डिस्कस करें, इसका मतलब है कि आयोडीन की वजह से होने वाला मेजर डिसऑर्डर जो है वो क्रेटिनिज्म है। तो अगर नियोनेटल क्रेटिनिज्म है तो उसमें क्या है, बच्चा जो है वो हमारे पास इट विल बी फैट, वो मोटा होगा, ठीक है। उसके अंदर हमें कॉन्स्टिपेशन नज़र आएगी, ठीक है। उसके अंदर हमें रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स नज़र आएंगे, वो सांस सही तरह से नहीं ले पाएगा। उसकी हमें हार्ट रेट जो है वो हमें कम नज़र आएगा, हिज हार्ट रेट विल बी स्लो, ठीक है। उसकी स्किन हमें ड्राई नज़र आएगी, ड्राई स्किन होगी। तो ये सारी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई, ये नियोनेटल क्रेटिनिज्म में होता है। क्रेटिनिज्म आपको पता है ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में होती है, और इसको हम कह सकते हैं ये ड्यू टू द हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, कि इसमें वो जो TSH हार्मोन था वो हमारी बॉडी में कम बना। तो इसमें क्या होता है
कि जैसे हमें देखना पड़ेगा कि अगर किसी रीजन में वहाँ पर प्रिवेल कर रहा है, प्रिवेलेंस ऑफ गोइटर है, गोइटर लोगों को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गोइटर भी आपको पता है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से है, तो वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिल सकती हैं डिजीज़। साथ में प्रिवेलेंस ऑफ क्रिटिनिज़म, अगर किसी एरिया के लोगों को पूरे एक स्पेसिफिक टाइम तक क्रिटिनिज़म की बीमारी रह रही है, या वहाँ पे यूरिनरी जो आयोडीन का लेवल है बॉडी में, वहाँ के लोगों को यूरिनरी आयोडीन का लेवल बॉडी में अगर कम नज़र आ रहा है, या वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले लोगों में अंदर हार्मोन्स जो हैं T4 और T5 का लेवल जो है वो कम है, TSH हार्मोन्स इस तरह के इनके लेवल कम है, थायराइड हार्मोन्स। फिर अगर वहाँ पे पैदा होने वाले बच्चों में नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जो मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ है कि उसमें कॉन्स्टिपेशन होगी, ड्राई स्किन होगी, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होंगे, फर्दर फलां, तो वो बहुत सारे हैं। तो वो तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ इन कोई रीज़न की वजह से जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें हमें जो डिज़ीज़ नज़र आ रही है। तो आप कैसे चेक करेंगे या क्या साइन है आयोडीन की डेफिशिएंसी कैसे पता चलती है? तो आप बॉडी में लेवल ऑफ आयोडीन को चेक करेंगे, ठीक है। इसके तो आजकल बहुत सारे पैरामीटर्स आ चुके हैं, बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स आ चुकी हैं या मेथड्स आ चुके हैं चेक करने के लिए। तो आपने आयोडीन का लेवल चेक करना है, और साथ में थायराइड ग्लैंड की बायोप्सी भी हो सकती है। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा ये आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन श्योरली आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू।